नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू परिवार में। जैसा कि अभी हम लोग इस बैच के अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये सहचर बैच, इसमें लगातार 45 सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो इस 45 सेट को सॉल्व कराने का जो हेतु है वो बस इतना है कि आपको लगभग 1 लाख फैक्ट किसी न किसी तरीके से याद करा दिया जाना। तो आइए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिंपल सुगर मोनोसैक्राइड। इनमें से कौन सा एक सरल शर्करा मोनोसैक्राइड नहीं है। अब देखिए, ये तो प्रश्न है हमारा। अब इस प्रश्न का मतलब क्या है? मोनोसैक्राइड का मतलब एक ग्लूकोज हो जिसमें, ठीक है, मतलब एक अणु हो जिसमें। लेकिन यहां पे हमको क्या बताना है? जो मोनोसैक्राइड नहीं है। देखिए, ग्लूकोज भी एक अणु है, तो ये भी नहीं होगा। फ्रक्टोज भी एक अणु है, तो ये भी नहीं होगा। और गैलेक्टोज भी एक अणु है, तो ये भी नहीं होगा। अगर बात की जाए सही तरीके से, तो सुक्रोज जो होता है वो एक एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज से मिलके बनता है। इसीलिए जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज दो अणुओं से मिलके बनता है। किन से मिलके बनता है? दो अणुओं से मिलके बनता है, ठीक है। तो दो अणुओं से मिल के बनने के कारण ये मोनोसैक्राइड नहीं है। मोनोसैक्राइड नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रश्न और इसी से संबंधित पूछा जा सकता है कि कृत्रिम मधुरक क्या है। अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिल जाता होगा कृत्रिम मधुरक। आप बीपीएससी स्तर के प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। कृत्रिम मधुरक, एस्पार्टम, एस्पार्टेम, ठीक है। एस्पार्टेम को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम मधुरक कहते हैं। ऐसे ही विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोनोसैक्राइड क्या नहीं है? सुक्रोज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। द आर्किटेक्चुरल स्टाइल यूज्ड फॉर बिल्डिंग द फेमस विष्णुपद टेम्पल इन गया इज। तो आपको बताना है कि गया में स्थित इस प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है। क्या वो वेसर शैली है, या वो नागर शैली है, या द्रविड़ शैली है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, वेसर शैली में भी दो शैलियों का उपयोग होता है, ठीक है। इसमें दो शैली है, तो इसमें नागर शैली भी आ जाता है, नागर शैली भी आ जाता है। हालांकि आपको यह बताना है कि इसमें किसका उपयोग किया गया है विष्णुपद मंदिर में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वो वेसर शैली भी नहीं है और द्रविड़ शैली भी नहीं है, क्योंकि द्रविड़ शैली का मतलब संबंध किससे है? दक्षिण भारत से है। किससे है? दक्षिण भारत से है। तो मुझे जहां तक पता है कि आपको पता होगा कि जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वो दक्षिण भारत में नहीं है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो नागर शैली, नागर शैली, ठीक है, नागर शैली ही उसमें क्या है? मुख्य रूप से स्थापत्य शैली का एक क्या है? भाग है। इसी शैली में उस मंदिर को बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो नागर शैली है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है। एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात है कि यहाँ पे बताया गया है कि ये इसकी भाषा कन्नड़ है। दूसरा बताया गया है कि इसका लोकेशन जो है वो कर्नाटक है। देखिए, लोकेशन तो इसका कर्नाटक है। और जो राजा रहे हैं वो पुलकेशन द्वितीय और हर्ष रहे हैं, दोनों लोग रहे हैं। और ऑथर जो है वो कौन है? जैन रवि, जैन कवि रवि कीर्ति। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, ये जो लैंग्वेज है ये कन्नड़ा नहीं था एहोल का, वो क्या था? संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत था। तो यहाँ पे कन्नड़, ये हमारा विकल्प गलत हो जाता है। और इसमें राजा पुलकेशन द्वितीय ने ही इस क्या है, इस एहोल इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया था। और वहां पे हर्ष, जो कन्नौज के राजा हर्ष थे, उनको पराजित करने के बाद पुलकेशन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। तो बाकी सब सही है। हमारा ए विकल्प ही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गलत उत्तर पूछ रहा है, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रही थी। अब देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है, बाई व्हाट नेम इज द हिमालयन रीजन सिचुएटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर। तो सतलज और काली रिवर के बीच की कौन सा हिमालय है, आपको यह बताना है। देखिए, मैंने आपको बताया था, और आगे कई बार मैं रिवाइज भी कराता रहूंगा। मैंने आपको बताया था कि कुल नदियों को अगर देखा जाए और उनके बीच के हिमालयों को, तो कुल कितनी श्रृंखलाएं बनेंगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले सिंधु को लेते हैं। किसको लेंगे? सिंधु। सिंधु मतलब इंडस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इंडस। फिर लेते हैं सतलज, सतलुज, ठीक है,
सतलुज। फिर हम लेते हैं काली, काली। फिर हम लेते हैं तीस्ता। किसको लेते हैं? तीस्ता, तीस्ता। और फिर हम लेते हैं दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा कहां से निकली है, कुछ आइडिया है आपको? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा क्या है, मैप है। इसमें हम समझते हैं सिंधु से सतलज के बीच का जो हिमालय है, सिंधु से सतलज के बीच का जो हिमालय है, इसको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलज से काली तक का जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं का मतलब ही है उत्तराखंड वाला वो जो क्षेत्र है, उसके बारे में बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। और काली से तीस्ता के बीच के जो हिमालय है, यही सबसे बड़ा हिमालय है, नेपाल हिमालय। क्योंकि नेपाल काली नदी के बाद और तीस्ता नदी, मतलब नदियों का भी विभाजन, मतलब नदियां जो होती हैं वो क्षेत्रों का विभाजन कर रही हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं नेपाल हिमालय ये सबसे बड़ा हिमालय, सबसे विस्तृत हिमालय यही है। 800, लगभग 800 किलोमीटर का है। ठीक है, 820 किलोमीटर का। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच के जो हिमालय है, इसको असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। अब देखते हैं हम, हमारा प्रश्न है सतलज और काली के बीच में। तो सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है यहाँ पे? सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है हमारा? तो आपको पता है कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, तो हमारा डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है? देखिए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब ही होता है कि जो सोर्स से ना निकल रहा हो, जो सोर्स से ना निकल रहा हो, कहीं अन्य जगह से निकल रहा हो। जैसे अब सोर्स से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये सोर्स से बिल्कुल निकलता है, हम वाहन चला रहे हैं या आग जला रहे हैं तो इससे निकल रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। ये तो प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा। रात को आपने सुना होगा कि कई बार खबरों में कि ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके वजह से कमरे का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और कई कई बार लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये भी नहीं है। फ्लाई ऐश भी कहीं अगर आपने देखा होगा, ईंट के भट्ठे इत्यादि जब जलते हैं तो उसमें से जो एशेस निकलते हैं उसी को फ्लाई ऐशेस कहते हैं। तो ये भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। लेकिन जो स्मॉग है ये द्वितीयक प्रदूषक है, मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं लिया जा रहा है ये प्रदूषक, ये इसका जो सेकेंड फॉर्म बन रही है उसको हम कह रहे हैं कोहरा। ठीक है, तो ये है हमारा सही उत्तर। ठीक है, ए। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर? अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो मौलिक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 23 क्या करता है, जो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर को क्या करता है, रोकता है। अनुच्छेद 23 जो है वो बेगार या जबरन श्रम को रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 23। 21 के बारे में आप सभी जानते हैं, निजता का अधिकार है, तो ये नहीं होगा। 19 के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, और 24 भी नहीं है। तो यहां पे जो बात की जा रही है वो है 23वां। ठीक है, अनुच्छेद 23। ठीक है, कई बार अनुच्छेद 21 के बारे में दुनिया भर की चीजें पूछी जाती रही हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये निजता क्या, प्राइवेसी की बात यहाँ पे की जाती है। किसकी बात की जाती है? प्राइवेसी की बात यहाँ पे की जाती है जनरली। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? विद्युत धारिता क्या है? आपको बताना है विद्युत धारिता क्या है। देखिए, विद्युत धारिता के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे आप कंफर्म करिए, किसी वस्तु की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या ये बात है? तो विद्युत धारा का विरोध करने के लिए तो रेजिस्टेंस की बात थोड़ी हो रही है। फिर क्या है? द मेजर
of an object ability to store electric charge defined as the ratio of stored charge to potential difference। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही किसी वस्तु में जो विद्युत आवेश है उसको संचित करने की जो क्षमता, जिसे संचित आवेश और विभवांतर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए ये वाली बात तो यहीं पे रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, वोल्टेज के सापेक्ष धारा में परिवर्तन करने की दर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय अ डिवाइस, किसी उपकरण द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा, तो नहीं भाई इसके बारे में नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए जब भी धारिता के बारे में बात हो रही है, धारिता के बारे में बात हो रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए धारिता कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो रहा है। आपने कैपेसिटर देखा होगा, आपने देखा होगा कि पंखों में एक छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम एसी जब एसी विद्युत धारा का हम उपयोग करते हैं तो जो विद्युत धारा फ्लक्चुएट करती है, विद्युत धारा कैसे ऐसे फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो जब वो नीचे चली जाती है, एक समय आता है वो ऊपर आती है, तो जब वो नीचे चली जाती है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, ऊर्जा दे देता है। वो चार्ज होता है, ऊर्जा देता है, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है। इसी तरीके से वो क्या करता है, वो ऊर्जा को समान बनाए रखता है, ठीक है, या बनाए रखने में मदद करता है। यही काम है किसका, कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब आपसे मैं यहीं पे पूछूंगा कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस को नापने की जो इकाई होगी वो क्या होगी, तो फैराडे होगी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज टू क्यू बाई वी, C इज टू क्यू बाई वी, ठीक है। ये चार्ज है और ये वोल्टेज है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट इन द रेडियो एक्टिव डिके सीरीज ऑफ यूरेनियम। अब आपको बताना है कि रेडियोधर्मी 6 श्रृंखला के अंतिम स्थिर उत्पाद क्या हैं। तो आप ऐसे ध्यान में रखिए, अंतिम स्थिर उत्पाद मतलब एक ऐसा उत्पाद, ठीक है, मतलब एक ऐसा उत्पाद जिससे आगे अब परिवर्तित होने की क्या संभावना बची ही ना हो, अब आगे परिवर्तित होने की कोई संभावना ना हो। तो देखिए जब बात करते हैं हम रेडियम की, तो रेडियम से बिल्कुल रेडियम आगे परिवर्तित होता है, तो ये नहीं होगा। थोरियम की बात की जाए तो थोरियम भी क्या होता है, आगे यूरेनियम में परिवर्तित होता है, तो ये भी नहीं होगा। और जब प्लूटोनियम की बात होती है तो प्लूटोनियम तो एक कृत्रिम समस्थानिक के रूप में बनाया गया एक तत्व रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जो लेड है, लेड एक बार परिवर्तित होने के बाद, यूरेनियम जब परिवर्तित होते होते लेड की अवस्था मतलब यहां तक जब पहुंच जाता है, इसके बाद परिवर्तन की कोई संभावना नहीं बचती, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था लेड की वजह से कौन सी ऐसी समस्या है जो जनित हो जाती है, लेड की वजह से कौन सी समस्या ऐसी है जो जनित हो जाती है। तो आप सभी को पता है न्यूरो की समस्या जनित होती है, ठीक है। कौन सी समस्या, न्यूरो की समस्या जनित होती है। और न्यूरो होता क्या है, न्यूरो वो होता है जैसे कि हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, जैसे हमारा हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, तो ब्रेन में क्या होती है, जो संचार भेजने की जो क्षमता है वही प्रभावित हो जाती है, और वो भेजने में क्या, जब वो सफल नहीं हो पाता है, वो संचार भेजने की व्यवस्था ही सफल नहीं हो पाती, तो न्यूरो संबंधी समस्या हो जाती है। लेड से यही होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मेट हीमोग्लोबिन से क्या होता है, मिथ हीमोग्लोबिन से क्या होता है, या मिथ हीमोग्लोबिन से, तो आप बताइएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम वाली वो जो बीमारी थी उसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। मरकरी से क्या होता है ये आप बताइए, मैंने बताया था आपको। मगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइए। मिनीमाटा होता है। और आपको पता होगा कि अभी इससे पहले हम लोग CFL का यूज कर रहे थे, हो सकता है पूछ ले, CFL का उपयोग करते थे LED से पहले, मतलब इस विकास की प्रक्रिया में LED बल्ब को उपयोग करने से पहले हम CFL का उपयोग करते थे, और CFL से ही क्या होता था, CFL में मरकरी की मात्रा पाई जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च्ड इन 2006 में शुरू किया गया। सेव हांगुल प्रोजेक्ट 1970 में WWF के सहयोग से शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1970। WWF के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे। वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल
फंड के हिसाब से इसको पहले उसको क्या किया गया था, इसको बनाया गया था, लेकिन अभी इसका काम जो है वो फंड से आगे जा चुका है। अब इसका काम क्या हो जाता है, संरक्षण में अहम भूमिका निभाना। ठीक है, तो सेव हंगुल परियोजना 1970 में शुरू हुई थी, या प्रोजेक्ट टाइगर 73 में शुरू हुई थी, लॉन्च्ड इन 1973, या प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुई थी। इसमें से गलत कौन सा है बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट राइनो जो था वो 2005 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 2005 में शुरू हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर पूछता है तो 1973, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछता है तो 1992, हंगुल परियोजना पूछता है तो 1970। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, अब यहां पे बताना है कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर, जाफर नहीं थे, कासिम थे, ये कौन थे, कासिम, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर है आगे वांडीवास का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास, फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे चलते हैं, बैटल ऑफ खेड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी वेस्ट मराठा, मतलब मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये मराठा के बीच में नहीं था, निजामों के बीच में था। किसके बीच में था, निजामों के बीच में था, मराठा नहीं था। बैटल ऑफ खेड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी विद सिख, तो सिख नहीं, ये निजाम थे। ठीक है, निजाम थे, कौन था, निजाम, याद रखिए। आगे चलते हैं, इसमें सही उत्तर हमारा वांडीवास है। ठीक है, वांडीवास है, इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए 1760 में हुआ था। कब हुआ था, 1760 में हुआ था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो आपको बताना है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वावलंबिनी स्कीम इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके द्वारा नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एमएसडीई के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखें आप, मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्वावलंबिनी योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हु हैव पब्लिश्ड दिस बुक, किसने, और हु हैव रिटन दिस बुक। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस बुक को लिखा किसने था, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसको लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, एक चीज और, आपने ड्रेन थियरी के बारे में सुना होगा, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थियरी जरूर सुना होगा, ड्रेन थियरी के बारे में। ड्रेन थियरी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ड्रेन थियरी मतलब धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत किसने दिया था, ये इसी बुक में इस सिद्धांत को लिखा गया है। और ये बुक कब प्रकाशित की गई थी, तो देखिए सबसे पहले तो ये 80s में एक बार, 80s में एक बार इसको क्या किया गया था, इसको प्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इसकी जो इसको प्रकाशित करने की बात है तो ये 1901 में प्रकाशित की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। 1905 के कार्यकारी आदेश के बाद माउंट डेनली को दिया गया नया आधिकारिक नाम क्या है। एक अमेरिका का एक क्या है, ये एक पर्वत है, इसका नाम 2015 में बदल कर क्या कर दिया गया था, माउंट डेनली कर दिया गया था, माउंट डेनली कर दिया गया था। ठीक है, माउंट डेनली कर दिया गया था। अभी इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो ये माउंट डेनली कब किया गया था, 2015 में किया गया था। माउंट डेनली कब किया गया था, 2015 में। अभी इसका नाम क्या है, 2025 में। तो 2025 में इसका नाम दोबारा से बदल के क्या कर दिया गया है, माउंट मैकिनले। क्या कर दिया गया है, माउंट
मैकिनले। ठीक है, हमारा बी विकल्प जो है माउंट मैकिनले यही सही हो जाता है। ठीक है, समझ आऊंगा। मैकिनले, माउंट मैकिनले। ठीक है, आगे चलता हूं। इसका ना अलास्का पीक होगा, ना टियाना होगा, ना द हाई वन होगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग 5 लेक्स इन अमेरिका ऑफ अमेरिका इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से इसको बताना है कि कौन सा इसी क्रम में है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लें लेक सुपीरियर, फिर लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन और लेक एरियो और लेक ओंटारियो। यहीं पे मैं आपको दो ट्रिक बताता हूं। कितनी ट्रिक बताऊंगा? दो ट्रिक। पहला ट्रिक, ट्रिक वन, जब एरिया के बारे में बात की जाए तो क्या होता है? एस एच एम ई ओ, श्मियो श्मियो श्मियो। ट्रिक टू, जब किसके बारे में बात हो? वेस्ट टू ईस्ट के बारे में बात हो। वेस्ट टू ईस्ट के बारे में कैसे दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, एरिया के वाला भी प्रश्न पूछा जाता है और वेस्ट टू ईस्ट के सही क्रम में लगाने को भी पूछा जाता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? एस एम एच ई ओ, स्मीहो, स्मीओ। ठीक है, तो आप याद रखें एच केवल अपनी जगह से इधर आ गया है, एच और एम में ही क्या है? बदलाव है यहाँ पे। ठीक है, बाकी का सब एक है। तो यहाँ पे अब देख लीजिए एरिया के बारे में बात हो रहा है, तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा सुपीरियर। पहले क्या आ जाएगा? सुपीरियर। ठीक है, क्या आ गया? सुपीरियर। इसी पेन से लिख दूं? दूसरे से लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो पहला क्या आ गया? सुपीरियर। ठीक है, फिर क्या है? ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। फिर क्या है? मिशिगन, मिशिगन। ठीक है, फिर क्या आएगा? एम हो गया अब इरी, इरी। फिर क्या आएगा? ओंटोरियो। ठीक है, ओंटोरियो से कौन सी नदी निकलती है बताइएगा कमेंट करके, और इधर उसी क्रम में इधर भी हो जाएगा। ठीक है, याद रख लें। इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? ऊपर से एस एच एम ई ओ, एस एच एम ई ओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा इसका सही क्रम। ठीक है, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एस्टिमेट, एस्टिमेशन कौन करता है? आरबीआई करती है? नहीं। नीति आयोग करता है? बिल्कुल भी नहीं। नीति आयोग करता है मतलब उससे पहले होता ही नहीं था क्या 2015 से पहले? ठीक है, फिर कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं, वित्त सचिव? तो वित्त सचिव नहीं करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही करता है, एनएसओ करता है। इसके अंतर्गत भी दो आ जाता है। ठीक है, सीएसओ भी आ जाता है और एनएसएसओ भी आ जाता है, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और इसी के द्वारा जीडीपी का एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखें, एनएसओ के द्वारा। ठीक है, एनएसओ के द्वारा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन भूमिका नहीं निभाता है? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो चना, मटर और बीन्स, ये तीनों ऐसे क्या हैं? फसल हैं जो तीनों ही क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो पैडी है, पैडी खुद तो नहीं करता है, लेकिन इसके जड़ में वहां पे जो ग्रीन ब्लू एल्गी होती है वो करता है। लेकिन धान तो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो पैडी हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द ट्राइसेम स्कीम वॉज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? ट्राइसेम, सबसे पहले आप यहां पे देखें ट्राइसेम। ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप उस हिसाब से कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा मुझे कि क्या चीजें आपको बतानी है ज्यादा। ट्राइसेम की बात अगर की जाए तो ट्राइसेम में क्या होगा? ट्रेनिंग फॉर रूरल 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 यूथ, रूरल रूरल यूथ फॉर सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इसमें किस क्या आ रहा है, तो आप सभी को पता है कि जब ट्राइसेम की बात हो रही है तो रूरल की बात हो जा रही है, तो रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण विकास से संबंधित है। अच्छा, कब से संबंधित है, कौन से ईयर से? 1779, 1779 से संबंधित है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ध्यान में रखिए इसको, ठीक है, ट्राइसेम। आगे चलता हूं, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन एक बाल्टिक राज्य नहीं है? बाल्टिक राज्य कहने का मतलब यहां होता है कि बाल्टिक सागर से जो जुड़े हुए देश हैं। तो मैं आपको बता दूं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों ऐसे क्या हैं, कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सागर से जुड़ते हैं और इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं, उनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। जबकि बेलारूस एक लैंड लॉक कंट्री है, कई बार ऑप्शन में पूछा भी जा चुका है, क्या है? लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसको कई बार पूछा गया है। इसी से इसी सो यही क्या है, यही इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा सही विकल्प भी हो जाएगा बेलारूस, जो कि बाल्टिक राज्य नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2024 एनालिसिस बाय 1945 which defined as 8 great power of 2025, तो ये एक विश्लेषण रहा है, किसका? 1945 का एक विश्लेषण रहा, एक संस्था है ये, उसका विश्लेषण है कि 2025 की जो 8 महान शक्तियां हैं उनकी एक सूची में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। भारत का स्थान मतलब व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग दीज पावर व्हेन लिस्टेड इन गिवन ऑर्डर। तो देखिए भारत का कौन सा स्थान है, सबसे पहले कौन है, फिर दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? तो देखिए यूएसए है, फिर चाइना है, यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रसिया है, फिर जापान है, और फिर उसके बाद अपना इंडिया है। इंडिया के बाद फ्रांस है। कौन है? फ्रांस। अब आपको रैंक पता चल गई होगी, ये पांचवी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है, ये पांचवी रैंक है, याद रखें इसे। आगे चलते हैं। Which mountain in New Zealand has been granted the status of legal person with right of responsibility similar to humans? तो सभी कौन सा ऐसा पर्वत है जिसे इंसानों के समान सभी अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो न्यूजीलैंड का वो पर्वत कौन सा है? माउंट कुक है, माउंट तेरानाकी है, माउंट रुपेहो है, या माउंट टस्मान है? तो मैं आपको बता दूं, वो है माउंट तेरानाकी, माउंट तेरानाकी, जिसको मानव के समान दर्जा दिया गया है, वो कौन सा है? माउंट तेरानाकी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमारा कौन सा शामिल नहीं है समवर्ती सूची में, ये बताना है। निम्नलिखित जो विषय दिए गए हैं, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन। तो देखिए शिक्षा को भी समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है, दोनों बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, तो ये नहीं होगा। वन भी दोनों का मुद्दा है, तो वन भी नहीं होगा, और परिवार नियोजन भी दोनों का मुद्दा है, नहीं होगा। पंचायती राज केवल स्टेट का मुद्दा है, ठीक है, स्टेट का मुद्दा, हमारा सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज, पंचायती राज का उल्लेख कहाँ किया गया है? डीपीएसपी में किया गया है, डीपीएसपी में किया गया है आर्टिकल 40 में, और एक 243 है आर्टिकल, जिसके अंतर्गत भी क्या किया गया है? विहित किया गया है 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो किया गया है। अच्छा, यहीं पे एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताई भी है, फिर से जान लेते हैं। देखिए जब भी पंचायती राज की बात होगी, किसकी बात होगी? पंचायती राज। जब भी पंचायती राज की बात होगी तो यहाँ पे कुछ समितियां हैं, कौन सी? कुछ समितियां हैं, ठीक है, कुछ समिति हैं। इन्हीं समिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली समिति कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली कौन सी है जो 1957 में बनाई गई थी, कमेंट करके बताइए, या 1977 में जो बनाई गई थी, ठीक है, या 1985 में जो बनाई गई थी, और या जो 1986 में बनाई गई थी, तो कौन कौन सी है ये कमेंट करके आप बताइए। बलवंत राय, ठीक है, बलवंत राय, बलवंत राय समिति। फिर कौन सी है? जी के वी राय समिति। फिर कौन सी है? एल एम सिंघवी कौन सी है? ठीक है, एल एम सिंघवी,
एलएम सिंघवी है, और ये कौन सी है, ये जल्दी बताइए। ठीक है, और पांचवें का मैं यहाँ पे थुंगन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थुंगन, पीके थुंगन समिति। थुंगन समिति कौन से ईयर में आई थी, ये सब कमेंट करके आप बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए पीके थुंगन कब आई थी, और यहाँ पे 1985 में कौन सी समिति आई थी, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाशिकी की दृष्टि से पानी के अंदर का एक हवा बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। तो देखिए, जब भी हवा के बुलबुले की बारे में बात करते हैं तो वो एक कॉनकेव लेंस मतलब बुलबुला कैसे बनेगा, बुलबुला ऐसे बनता है, तो वो कैसा, वो कॉनकेव लेंस जैसा काम करता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस जैसा काम करता है, ध्यान रखेंगे। है यहाँ पे लाइक कॉनकेव मिरर, नहीं, लाइक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, नहीं, लाइक कॉनकेव लेंस, बिल्कुल ये सही है, और लाइक अ कॉनकेव मिरर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप ध्यान में रखेंगे। कौन कब किसका उपयोग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी में पूछे तो मैं आपको बताऊं, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, निकट दृष्टि के लिए कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। अब यहीं पे कमेंट करके बताइए कि बाइक के शीशे में, बाइक में जो शीशा दिया हुआ होता है जिसे हम पीछे की तरफ देखते हैं, उसमें कौन सा वो लेंस होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति विद्रोह उसके नेता के सही ढंग से जोड़े के साथ नहीं मिला हुआ है, आपको बताना है। तो देखिए, यहां पे जब बात करेंगे हम, तो संथाल रिबेलियन, सिद्धू एंड कान्हू, संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू ने किया था, बिल्कुल सही बात है। रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह या चित्तर सिंह ने ही किया था, बिल्कुल सही है। कोल रिबेलियन बुद्धू भगत ने किया था, बिल्कुल सही है। और अहोम विद्रोह की जब बात हो, अहोम विद्रोह की बात हो, तो अहोम रिबेलियन करीम और शाह एंड टीपू नहीं थे। ठीक है, अहीम विद्रोह इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अहोम विद्रोह करीम शाह और टीपू के द्वारा नहीं किया गया था। ये कौन सा पागलपंथी विद्रोह था जो इनके द्वारा किया गया था, पागलपंथी विद्रोह। कौन सा विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह था, जो कि 1925 सॉरी 1825 के आसपास, 1825 के आसपास किया गया था। अहोम विद्रोह कब किया गया था, 1828 के आसपास, 1828 के आसपास। अब आप बताइए कि इसका नाम क्या था, ये आपका काम है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग बैटल्स। अब आपको बताना है कि इसमें से सबका क्रम क्या है, सबका क्रम क्या है, ये अच्छे से आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बक्सर का युद्ध तो पता ही होगा, 1764 में हुआ था, ये तो लगभग सभी को पता होता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार भी लगभग सभी को पता होता है, कब हुआ था, 1766 से लेके 1769 तक हुआ था। ठीक है, फिर है फर्स्ट कर्नाटक वार और बैटल ऑफ वांडीवास। जब बैटल ऑफ वांडीवास की बात करते हैं तो मैंने आपको भी पीछे ही बताया था, कब बताया था, 1760, 1760। और फर्स्ट कर्नाटक वार कब हुआ था, तो फर्स्ट कर्नाटक वार के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो 1740 से 48 के बीच, 1740 से 48 के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब इसको सही क्रम में लगाइए, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमारा भी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। देखिए, अभिधम्म पिटक की बात यहाँ पे हो रही है। ड्यूरिंग विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज द अभिधम्म पिटक कंपाइल्ड। तो देखिए, अभिधम्म पिटक के बारे में अगर बात की जाए तो ये तृतीय तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका क्या किया गया था, वहन किया गया था। अब अगर आपसे मैं यही पूछूं कि बुद्धिस्ट काउंसिल के थर्ड वाले में राजा कौन था, तो क्या आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अजात शत्रु थे, फिर कालाशोक थे, फिर अशोक थे। ठीक है, अशोक थे, फिर कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क थे, तो अशोक थे राजा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अध्यक्ष कौन थे बुद्धिस्ट काउंसिल के, जल्दी बताइएगा कि अध्यक्ष कौन थे। ये अध्यक्ष आप बताएंगे। ठीक है, अध्यक्ष आप बताएंगे। ये 300, ये क्या हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? क्रिप्स मिशन कब आया था? आप सभी को पता होगा, लगभग 22 मार्च 1942 में। अगस्त ऑफर कब किया गया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह कब किया गया था? और क्विट इंडिया मूवमेंट कब किया गया था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी तरीके से, ठीक है? किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए व्यक्तिगत आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह ये दोनों लगभग अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, ठीक है 1942। अगस्त और इंडिविजुअल सत्याग्रह ये दोनों आसपास के हैं एकदम, ठीक है एकदम आसपास के हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अगस्त ऑफर के बाद हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब हुआ था? अगस्त ऑफर के बाद ही हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसलिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी भी तरीके से, ठीक है? यहां पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 22 मार्च 1942 ये सबसे पहले हो गया, और उसके बाद है कौन सा? 8 अगस्त 1942, ठीक है 22 मार्च 1942 फिर है 8 अगस्त 1942। अगर सही क्रम लगाया जाए तो पहले एक आ जा रहा है, ठीक है एक आ जा रहा है, फिर कौन सा आ जा रहा है? 8 अगस्त आ जा रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे 1942 में तो ये भी हुआ था, लेकिन इसका क्या, ये 1942 ये 1942, अगस्त और इंडिविजुअल भी एकदम साथ साथ हुए थे, लेकिन अगस्त जो प्रस्ताव था वो पहले हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह उसके बाद हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप उसको मेंटेन करके रखेंगे। पहले एक आ जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, फिर 4 आ जाएगा, 1 4। मुझे लग रहा है कि ये घट घटनाओं के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हाँ, तो देखिए समझ में आ गया, ये है 1940 में, 1940 अगस्त में ये भी है, और ये भी है 1940 अगस्त में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहले अगस्त ऑफर आया है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह आया है, तो पहले हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा। दोनों 1940 और अगस्त में ही हैं दोनों, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन होना नहीं है। तो अगस्त ऑफर पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा इंडिविजुअल सत्याग्रह 2 3 2 3, और फिर आ जाएगा 1 क्रिप्स मिशन, और फिर आ जाएगा 4 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? अब एकदम कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, दोनों अगस्त में ही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है अक्सर, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रश्न माना जाएगा अगर आपको इतने पास पास के दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 3 1 4, 2 3 1 4 बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी प्रमुख नदी अपने मार्ग में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो अमेजन, कांगो, लिम्पोपो या मिसिसिपी? अब देखिए अमेजन नहीं करती है, कांगो की बात अगर करें, मतलब कौन रिवर को 2 बार क्रॉस कर रहा है? इक्वेटर, मतलब विच मेजर रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? तो देखिए जब कांगो की बात होती है तो ये किसको इक्वेटर को 2 बार क्या करता है? 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है 2 बार क्रॉस करता है, 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है पार करता है, 2 बार पार करता है। लेकिन जब लिम्पोपो की बात करते हैं तो ये मकर रेखा को, किसको? मकर रेखा को 2 बार पार करता है, किसको? मकर रेखा को। लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस द कैप्रिकॉन लाइन 2 टाइम्स, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कैंसर ऑफ कैप्रिकॉन 2 टाइम्स, ट्वाइस। तो आपको पता होना चाहिए लिम्पोपो 2 बार मकर रेखा को काटती है, और कांगो जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है, इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्टाजिना प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस मुद्दे से संबंधित था? देखिए कार्टाजिना प्रोटोकॉल 2020 और 21 के दौरान कई पेपरों में बार बार पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि कोविड आया हुआ था। क्या आया हुआ था? कोविड आया हुआ था, और कोविड में जैव सुरक्षा को लेके ही बात हो रही थी। तो यहाँ पे जैव सुरक्षा, बायो सेफ्टी से संबंधित था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि एलएमओ कहते हैं। संशोधित जैव जो हैं उनसे क्या क्या नियम बनाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसी पे बात की गई है कार्टाजेना प्रोटोकॉल में, ठीक है? आगे चलते हैं।
चश्मे के लेंस बनाने के लिए आमतौर पे किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्राउन ग्लास का किया जाता है। किसका? क्राउन ग्लास का। विच टाइप ऑफ ग्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग लेंस ऑफ स्पेक्टिकल्स? तो क्राउन ग्लासेस। ठीक है, क्राउन ग्लासेस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा मतलब किसको किसके साथ मिलाना है, और फिर यहाँ पे कूट की सहायता से उत्तर देना है। मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड देन चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। ठीक है, आइए देखते हैं। जब बात होती है प्रारूप समिति की, किसकी? प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के बारे में तो आप सभी जानते हैं। यहां पे लिख देते हैं ए बी सी और डी, सी और डी। तो जब प्रारूप समिति के बारे में बात होती है तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात की जाएगी। तो सी का जो है ये सब में दिया हुआ है। ठीक है, फिर बात है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में किसने बताया था? जेबी कृपलानी साहब ने बताया था। 2 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जब कार्य संचालन समिति की बात होती है तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था? इसको संभाला था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था इन्होंने किया था। फंडामेंटल राइट का नेतृत्व जेबी कृपलानी साहब ने किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन संघ संविधान समिति की जो मतलब जो नेतृत्व करता थे वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4132 हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा यहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, प्रारूप समिति, यहीं पे एक फैक्ट याद रखिए, पूछे जाने की संभावना है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। याद रखें, ये तिथि मत भूलिएगा, 19 अगस्त 1947। आगे चलते हैं। और वहीं अगर पूछ लेता है कि पहली विधानसभा की बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी? दिसंबर में 1946 में। ठीक है, 1946 में, याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मेडिवल इंडियन टर्म इज एंड इट्स मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है। चराई, चारगाहों पर कर था, बिल्कुल सही बात है। सोंधार, ऋण था, बिल्कुल सही बात है। प्रधान, जो प्रधान थे वो चीफ थे, मुखिया थे, तो बिल्कुल सही बात है। खैराज, तो खैराज जो था वो टाइप ऑफ चैरिटी या दान नहीं था, वो क्या था? एक प्रकार का कर था, भू राजस्व कर। क्या था? भू राजस्व कर। ठीक है, याद रखें, भू राजस्व कर था। डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। कौन सा? डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं। कुषाण काल के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ? देखिए, कुषाण काल के दौरान सिक्कों को लेके बहुत ज्यादा प्रचलन में आए सिक्के, सोने के सिक्के इत्यादि आए प्रचलन में, और मूर्ति कला और वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला और मूर्तिकला। मूर्तिकला मतलब आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाता है, कुषाण काल के दौरान। अच्छा, कुषाण काल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जल्दी बताइएगा। कैडफिसेस, कैडफिसेस मैं बता दे रहा हूं, आगे का नाम आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू अकबर इज नॉट करेक्टली मैच। जजिया कर की समाप्ति 1564 में की गई थी। दीन इलाही की घोषणा 1582 में, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1578 में, और तीर्थयात्रा कर की समाप्ति 1563 में। तो देखिए, इसमें जजिया कर की समाप्ति 64 में ही की गई थी, और दीन इलाही की घोषणा भी 1582 में की गई थी, लेकिन मनसबदारी की जो शुरुआत है वो 1571 में की गई थी। ठीक है, 1571 में, और इसको एक बार फिर से बदला गया था 1575 में। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव किया गया था, तो 1571 था। तो हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पे। यही मेल नहीं खाता है, बाकी का और सारा क्या है? बाकी का और सारा सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। द डू स्पा सी स्पा, दो स्पा सी स्पा प्रणाली। देखिए, ये प्रणाली जैसे है तुरंत आप जहांगीर को याद करिए। औरंगजेब नहीं है, अकबर नहीं है, शाहजहां नहीं है, जहांगीर है। कौन है? जहांगीर। ठीक है, इस मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जहांगीर ने की थी। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? दौरा का युद्ध 1532 में हुआ था, बिल्कुल सही है, सही बात है। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ था, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज हुमायूं के द्वारा ही लड़ा गया था, शेरशाह के द्वारा, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चौसा का, कन्नौज का भी। फिर समूहगढ़ की बात करें तो बैटल ऑफ समूहगढ़ 1558 में नहीं, 1658 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1658 में। तो आप ध्यान में रख लें, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, वो डी है। ठीक है, वो डी है, डी विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाता है प्रश्न के अनुसार। अरेंज द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजी, पहले और से बाद में व्यवस्थित करना है। देखिए, पहले फिर बाद में उसको व्यवस्थित करना है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो जब आईआरडीपी की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये कब है? 1978 में। कब है? 1978 में किया गया था लॉन्च। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब एनआरआईपी की बात करें तो ये 1980 में किया गया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1982 से 83 के बीच में की गई थी। और जवाहर रोजगार योजना की बात की जाए तो ये कब की गई थी? ये 1989 में किया गया था। तो 1 2 3 4 यही क्रम होगा हमारा, 1 2 3 4। ठीक है, याद रखें आप इसको। ये ऐसे ही पूछ लेता है कब इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी 78, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एनआरआईपी 1980, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया 1982-83 और जवाहर रोजगार योजना 1989। आगे चलते हैं। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन जमा करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, लीवर, यकृत। ठीक है, यकृत ही जमा करता है। ठीक है, याद रख लें, वो हृदय, फेफड़ा और गुर्दा नहीं है। जो यकृत है, यकृत के कुल 500 ऑपरेशंस हैं। कितने? 500 ऑपरेशंस जो हमारे बॉडी से रिलेटेड हैं। हम पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे सेट आगे होगा हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 500 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमोनिया को भी क्या, यूरिया को भी अमोनिया में, अमोनिया को भी यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो ये सारी चीजें भी। ड्यूरिंग विच 5 year प्लान वेयर 14 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज्ड? देखिए, जब 14 मेजर इंडियन बैंक की बात करते हैं तो यहां पे ध्यान रखिए, इनका जो एकीकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और 1969 में कौन सी योजना चल रही थी? फोर्थ फोर्थ 5 year प्लान चल रहा था। तो तीसरा, पांचवा और छठा नहीं होगा यहाँ पे चौथा हो जाएगा सही उत्तर हमारा। ठीक है, 1969 में चल रही थी। ठीक, आगे चलते हैं। असीम दास गुप्ता समिति का संबंध किससे है? असीम दास गुप्ता समिति का संबंध रक्षा क्षेत्र से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से है, एजुकेशन पॉलिसी से है, या एग्रीकल्चर प्राइस डिटर्मिनेशन से है? तो देखिए, असीम दास गुप्ता जी का संबंध 2014 में जो पास किए गए सिफारिशें थी, मतलब जो सिफारिशें सजेस्ट की गई थी वस्तु एवं सेवा कर सुधार से संबंधित, वही था। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ ले केलकर समिति, केलकर समिति, या आपसे पूछ ले अरविंद सुब्रमण्यम समिति, अरविंद सुब्रमण्यम समिति, तो ये दोनों समितियों का संबंध भी किससे है? दोनों समितियों का संबंध जीएसटी से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लागू जीएसटी कब किया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में कुल कितने स्लैबों में जीएसटी लगाया जा रहा है, 2, 3 अथवा 4, ये आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप बताइए 2, 3 अथवा 4। ठीक है, और एक चीज और बताइएगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें जीएसटी लागू किया गया था, ये कमेंट करके बताइए। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री है, ये जो ईस्ट लाइन मतलब हमारी समय मानक रेखा,
वैसे तो समय मानक रेखा हर 7 साढ़े 7 डिग्री से 7.5 डिग्री पे बदलनी चाहिए, लेकिन हमारा पूरा भारत एक है, तो ये एक ही पूरे भारत के लिए एक ही समय मानक रेखा है। तभी क्या होता है, हम वही समय अरुणाचल प्रदेश के लिए भी अप्लाई करते हैं, वही समय हमारे लिए भी उत्तर गुजरात के लिए भी अप्लाई होता है। तो आप ऐसा समझिए कि इतने दूर की डिस्टेंस के लिए एक ही समय मानक रेखा है, जबकि हमको अगर देखा जाए तो 7 समय मानक रेखा की आवश्यकता है। ठीक है, तो समय मानक रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का नाम आता ही है। मध्य प्रदेश का नाम आता है कि नहीं, जल्दी बताइएगा। छत्तीसगढ़ का नाम आता है कि नहीं, जल्दी बताइएगा। ओडिशा का नाम आता है कि नहीं, और आंध्रा का नाम आता है कि नहीं? ठीक है, अब इसमें से पूछा गया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो झारखंड नहीं है इसमें, झारखंड नहीं है इसमें, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा और राज्य का जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? चांगला दर्रा, चांगला दर्रा एकदम ऊंचाई पर है, ठीक है, ट्रांस हिमालय के पास है चांगला दर्रा। ट्रांस हिमालय से जो नदियां प्रवेश करती हैं, सिंधु जो प्रवेश करती है वो चांगला दर्रा से ही करती है। तो वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से वो लद्दाख में है, लद्दाख में है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन रहा है इसलिए ऐसा है। ठीक है, लद्दाख में। सिपकिला, सिपकिला की बात करें तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और बोमडिला की बात की जाए तो बोमडिला कहाँ है? उत्तराखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला कहाँ है? वो सिक्किम में है, वो सिक्किम में है। तो हमारा सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का था, तो यहाँ जम्मू कश्मीर है, इसको लद्दाख कर लें आप सभी। ठीक है, तो ये लद्दाख में है चांगला दर्रा। ठीक है, अच्छा सिपकिला दर्रा, आपसे मैं पूछूं एक बात कि सतलज नदी, सतलज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो आप सभी कमेंट करके बताएं, मुझे आशा है कि आप सभी को पता होगा। अ मेजर रीजन फॉर, और देखिए यही एक चीज और मैं आपको बता दूं, सतलज, ध्यान रखें, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का उद्गम स्थान लगभग एक ही माना जाता है, तिब्बत से ही निकलती हैं। ठीक है, याद रख लें। अ मेजर रीजन फॉर हायर राइस प्रोडक्शन ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट इज, क्या कारण है पश्चिमी तट की तुलना में भारत के पूर्वी तट पर चावल का उत्पादन अधिक होता है? क्यों? द ईस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न घाट, क्या ये बात है? नहीं। द ईस्ट कोस्ट इज नैरोअर देन द वेस्ट कोस्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? देयर इज एन अबंडेंस ऑफ ब्लैक सॉयल, अबंडेंस ब्लैक सॉयल ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो ऐसी बात भी नहीं है पूर्वी तट पे काली मिट्टी की वजह से। द ईस्ट कोस्ट इज वाइडर देन डेलेटिक रीजन, तो ये जो जो ईस्ट कोस्ट है वाइडर एंड इज अ डेल्टिक रीजन, मतलब इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, देखिए डेल्टाई क्षेत्र का मतलब क्या है? वो जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पानी, पानी की उपलब्धता अच्छी है, जैसे महानदी और ये गोदावरी, ये जो गोदावरी और महानदी वाला ये जो बेसिन है, यहाँ पे चावल की कृषि बहुत ज्यादा होती है। किसकी? चावल की कृषि बहुत ज्यादा, चावल का कटोरा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चावल का कटोरा भी कहा जाता है इसे, तो आप ध्यान रख लें, धान का कटोरा। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है। जाहिर सी बात है कि जो पूर्वी तट है वो क्या है, वो कम ऊंचाई पर है, लेकिन वो क्या है, चौड़ा है थोड़ा। ठीक है, चौड़ा है थोड़ा। आप जब देखेंगे, आप जब देखेंगे तो ये वाला इलाका ज्यादा चौड़ा है, जबकि ये वाला इलाका ऊंचा है। ये इसकी हाइट तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ की ज्यादा है। ये भी एक कारण है इसका। आगे चलते हैं। Which part of Indian Constitution deal with the legislative relation between the center and state? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। भाग 11 है? नहीं। भाग 12 है? नहीं। सॉरी, भाग 10 है? नहीं। भाग 13 है? नहीं। भाग 11 है। ठीक है, याद रखें आप सभी, भाग 11 है।
जो कि विधायी संबंधों को स्पष्ट करता है, विधायी संबंधों को स्पष्ट करता है। ठीक है, आप यही मुझे बताएं डीपीएसपी कौन से भाग में है, डीपीएसपी का पार्ट कौन सा है और फंडामेंटल राइट का पार्ट कौन सा है, जल्दी कमेंट करके बताएं। जब वायु का तापमान कम हो जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ जाती है, यह घट जाती है, यह स्थिर रह जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब तापमान कम होता है तो जो आर्द्रता है, सापेक्षिक आर्द्रता, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जैसे जैसे तापमान घटता जाता है वैसे वैसे नमी ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है कणों की। तो जो कण कम नमी धारण करते हैं तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो प्रतिशत वैल्यू होती है वो बढ़ने लग जाती है। यही कारण है कि यह बढ़ जाती है वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम विच हरप्पन साइट हैज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेडियम और प्ले ग्राउंड बीन फाउंड? तो आपको बताना है वो धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा है। अच्छा, एक एक बात और आप बताइए, एक है मंडी, एक है मांडी और एक है मंडी। मैं एक बता दे रहा हूं, जो मंडी है वो उत्तर प्रदेश में है। अब आप बताइए कि मांडी कहाँ है, मांडी कहाँ है? ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है। मंडी वाला थोड़ा कठिन था, मैंने आपको बता दिया ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, ये भी हड़प्पन साइट ही है। हु इज आर एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो चिपको मूवमेंट वही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, एक मूवमेंट जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उससे चिपक जाया करते थे प्राय लोग, उसी से संबंधित है। तो बात की जाए कौन संबंधित है इससे, सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में ही किया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में ये इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेतृत्व में शुरुआत की गई थी। चंडी प्रसाद भट्ट भी इससे संबंधित हैं और गौरा देवी भी इससे संबंधित हैं। मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आगे चलते हैं। With reference to पंचायती राज institution in India, which of the following statements are is or correct? तो भारत में पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। Out of reserve seat in पंचायती राज institution, 1/4 seat shall be reserved for the women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. तो देखिए वो 1/4 नहीं है, वो 1/3 है। तो हमारा ये वाला गलत हो जाता है, केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पंचायती राज कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? तो 73rd, और जो नगर पालिका था वो 74th। ठीक है, 74th याद रखें आप सभी। पीके थुंगन समिति सबसे लास्ट में लाई गई थी। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927? बटलर समिति का उद्देश्य क्या था 1927 के? देखिए 1927 की जो बटलर समिति थी वो क्या चाहती थी कि क्या वो भारतीय कृषि और आधुनिकीकरण से संबंधित थी? बिल्कुल नहीं, वो लोग इतने अच्छे थोड़ी थे। भारतीय सेना का मुख्यालय के बारे में नहीं, अखबारों पर प्रतिबंध के लिए नहीं। प्रतिबंध तो तब तक तो पता नहीं कितनी बार ये लोग लगा के और दुनिया भर के लोगों को पीट पाट के बराबर कर चुके थे। टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली वो अब धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया था कि बिना संबंधों में सुधार के आगे बढ़ पाना असंभव है। इसीलिए उन्होंने इस बटलर समिति का गठन किया था और जिसका उद्देश्य था अंग्रेज और देसी रियासतों के बीच के संबंध में सुधार करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से कब मान्यता दी गई? 76 में, 82 में, 47 में या 24 में? इसको शामिल करने का कारण बस इतना है कि 2024 में इसको शामिल किया गया। वैसे तो अगर देखा जाए, वैसे तो देखा जाए तो ये 1982 से ही, सॉरी 1782 से ही सिंबल है। क्या है? सिंबल है, नेशनल सिंबल है। लेकिन चिन्ह होने के साथ साथ अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी की घोषणा कब की गई है? 2024 में, 2024 में की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which Sikh guru was executed by the मुगल एम्परर औरंगजेब? औरंगजेब के द्वारा किनको दिया गया था फांसी? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनको नहीं दिया गया था। गुरु अर्जन देव को भी नहीं दिया गया था।
गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, इनसे कहा गया कि आप सबसे पहले इस्लाम ग्रहण कर लें, मतलब आप अभी इस्लाम ग्रहण करें, जिससे इन्होंने मना कर दिया और तब इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, इनको फांसी की सजा दे दी गई गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने राजगृह, जो कि आज का राजगीर है, ठीक है, राजगीर, वहीं पे दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश। दूसरा इन्होंने पावा में दिया था, दूसरा उपदेश इन्होंने पावा में दिया था, सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड, याद रख लें आप सभी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव? देखिए, तरंगे जो होती हैं वो प्रायः दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की होती हैं। पहली मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक है मैकेनिकल वेव और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल वेव होती हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब देखिए, जो रेडियो वेव है और एक्सरे वेव है और लाइट वेव है, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि जो साउंड वेव है, इनको चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। और यही माध्यम किसको चाहिए होता है? मैकेनिकल वेव, मतलब यांत्रिक तरंग को चाहिए होता है। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज मिथाइल आइसोसाइनेट ऑल्सो नोन एज मिथाइल साइनेट केमिकली रिप्रेजेंट एज? कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मिथाइल साइन आइसोसाइनेट? आप जब भी याद करेंगे 1984 की भोपाल, आप जब भी याद करेंगे भोपाल गैस त्रासदी, गैस त्रासदी 1984 का, आपको याद आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि हवा में घुल के पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक मूवी है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? आप देख के बताइएगा। द रेलवे मैन, द रेलवे मैन। इसको मूवी नहीं है, ये एक्चुअली वेब सीरीज है, वेब सीरीज है। इसको एक अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, आप बताइएगा। जो कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो और ये किससे संबंधित है? इसका जो फार्मूला है वो क्या है? CH3 NCO, NCO। ठीक है, यही इसका फार्मूला है। ये एक जहरीली गैस है, पानी के संपर्क में आने पे बन जाती है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है। और ये भी सही है कि महाभियोग संसद द्वारा संचालित एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इस टर्म को याद रखिएगा आप। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है ये। ठीक है, फिर क्या है? द इम्पीचमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा, अपर लोअर हाउस में केवल की जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, दोनों में किया जा सकता है, दोनों में किया जा सकता है। और इसके करने के पीछे क्या रूल है? इसके करने के पीछे रूल है, पहले आप इसको याद रखिए, 1/4, 2/3 एंड 2/3, ये याद रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। 1/4 का मतलब इतने लोगों की तो पहले सहमति चाहिए। क्या चाहिए? सहमति। कितने लोगों की? 1/4 लोगों की सहमति चाहिए। सिग्नेचर करके बता दें किसी भी सदन के कुल सदस्यों से। ठीक है, कुल सदस्यों के कुल मेंबर जितने हैं उनके 1/4 की सहमति चाहिए। 2/3, 2/3 लोगों की क्या चाहिए? फिर पारित किया जाना चाहिए, इतने लोगों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। फिर दूसरे सदन, ये तो पहला सदन है, ठीक है, पहला सदन है।
फिर दूसरे सदन में भी पास कर दिया जाना चाहिए, पास कर दिया जाना चाहिए, तब जाके उनको हटाया जाना संभव हो पाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी जान लीजिए, जब तक दूसरे सदन में प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसद की वित्तीय समितियां हैं? लोक लेखा समिति है, बिल्कुल है, लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम की समिति है, बिल्कुल है। तो ये तीनों समितियां ऐसी हैं जो संसद की वित्तीय समितियां हैं, संसद की वित्तीय समितियां हैं। अब यहाँ पे आप जाके ये देख के बताइएगा कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, क्योंकि प्राक्कलन समिति ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति हो जाती है। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के कितने मेंबर हैं, किसके 22 में से किसके 15 हैं, किसके 7 हैं। तो ये सारी चीजें आप वहां जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जल्दी इसको कमेंट करके बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं आएगा तो उसका भी कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किसके किसके लिए चलाया गया था? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए कब चलाया गया था, तो 1975 में चलाया गया था 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद 1982 में उसको फिर से बदला गया और फिर 2006 में उसको बदला गया। ठीक है, 2006 में उसको बदला गया इसी 20 सूत्री कार्यक्रम को। आगे चलते हैं। Which of the following fundamental right is available to both Indian citizen and foreigner residential? ठीक है, residing in India। तो जो भी हैं फॉलोइंग, ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को भी है और दोनों को कौन कौन से हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून का संरक्षण। तो ठीक है, एक तरीके से ए बिल्कुल मिलता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि की स्वतंत्रता संरक्षण संबंध में तो बिल्कुल मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण, तो बिल्कुल मिलता है। तो ये मिला के कुल ये सभी मिलते हैं दोनों नागरिकों को, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, तो 20 भी मिलता है, ये 14 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, और ये 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया, 20 सॉरी 20 हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलता है और 21 में भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारे हैं जिनको ये सारे मिलते हैं दोनों नागरिकों को। ठीक है, बाहर से भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी हैं। रिगार्डिंग द मोढेरा मोढेरा सन टेम्पल कंसीडर द स्टेटमेंट, तो बताना है इसमें से कि पहले इस पे विचार करना है, फिर बताना है कौन सा सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट वॉज बिल्ट इन 1026 CE बाय द सोलंकी, सोलंकी के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन जो इसके किंग थे वो सिद्धराज जयसिम्हा नहीं थे। ठीक है, वो भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव, भीमदेव के द्वारा बनवाया गया था। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ गुजरात वर्ड वुड कार्विंग ट्रेडिशन इज विजिबल इन इट्स कार्विंग एंड स्कल्पचर, गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन परंपरा का प्रभाव इसके, बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें काष्ठ की जो उत्कीर्णन परंपरा है वो मोढेरा में आपको स्पष्ट दिख जाएगी। तो ये वाली बात सही है। तो केवल 2 विकल्प हमारा, मतलब केवल 2 सही है। ठीक है, मोढेरा, मोढेरा गांव भी क्यों फेमस हुआ था? वो सौर गांव बना था सबसे पहला, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को, कृषि और उद्योग को, या योजना बनाने में केंद्र और राज्य की समान भूमिका, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं और ये भी नहीं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो सह अस्तित्व है उसी को क्या कहते हैं? मिक्सिंग, क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। भारत के संदर्भ में भी यही है। और कृषि और उद्योग की बात अगर की जाती है तो अगर इसमें निजी और सार्वजनिक की दोनों बात की जाए तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखें, इसका सही विकल्प ए ही होगा। ठीक है, ए ही होगा, बी नहीं। इसमें अगर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कृषि में और उद्योग में दोनों रहे तभी माना जाएगा। ऐतिहासिक ग्रंथ शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? शाहजहां नामा के जो लेखक थे वो तो इनायत खां थे।
इनायत खां थे। ठीक है, अब यही मैं आपको बताऊं, हुमायूं, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे आप बताएं। किसके? हुमायूं नामा के। कौन सी बेगम ने लिखा था? मैं इतना बता दे रहा हूं आपको, बेगम ने लिखा था। कौन सी बेगम ने लिखा था बताएं। यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें और कमेंट करके बताया करें। बाबर नामा किसने लिखा था? बाबर नामा ने बाबर जी ने स्वयं बाबर ने लिखा था। ठीक है, बाबर ने स्वयं ही लिखा था अपनी आत्मकथा बाबरनामा। ठीक है, चगताई में, चगताई भाषा में। आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट वॉज सेकेंड टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली? सबसे पहले जो स्वीकार किया था वो हैदराबाद ने किया था। दूसरे नंबर पे मैसूरू ने किया था। ये 1798 में कर लिए थे, ये 1799 में किए। तो दूसरा कौन है? मैसूरू है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। वेदांत सभा केशव चंद्र सेन, नहीं, राजा राम मोहन राय ही हैं। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 सही हो जाता है। 1 एंड 3 बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लंदन में इंडिया होम रूल की सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो राम श्याम कृष्ण वर्मा, दादा भाई नरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों लोगों ने नहीं किया था, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफिशियली पास्ड? ठीक है, तो क्विट क्विट इंडिया जो प्रस्ताव था, ये भारत छोड़ो, ये कब पास हुआ था? 8 ऑफ अगस्त 1942। ग्वालिया टैंक बॉम्बे से ही इसका क्या शुरुआत हुई थी। तो औपचारिक रूप से कब पारित किया गया? तो ये बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था, बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, याद रखें, इसका सही विकल्प सी हो जाता है। शुष्क सेल में आमतौर पर किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं। नाइट्रिक अम्ल, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत खतरनाक हो जाएगा, नहीं। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। याद रखें, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, ये तीनों नहीं किया जाता है। सोल्डर मुख्यतः क्या है? टिन और लेड का, टिन और लेड का क्या है? एक मिश्र धातु है। सोल्डर एलॉय है किसका? टिन एंड लेड का। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड पेयर इज नॉट करेक्टली मैच बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू? ब्लड का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर अगर सलाइवा के बारे में बात करें तो ये भी 6.5 7.5 होता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन जो होता है, जठर रस जो होता है, वो 1 से 3 के बीच में होता है, 1 से 3 के बीच में होता है, जबकि यहाँ पे 7 से 8 दिया हुआ है, ये गलत है। यूरिन जो है ये सही दिया हुआ है, 4 से 8 के बीच में होता है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जठर रस मतलब HCl वगैरह ये सब है, तो ये क्या है? ये पूर्णतः अम्लीय है, तो 1 से 3 होगा। अच्छा, आपको अगर यहाँ पे पीएच वैल्यू के बारे में ये चीज नहीं पता है तो आप ध्यान रखें, अगर पीएच वैल्यू अल्प है, अल्प मतलब 0 से, यहाँ पे 7 है, 7 से कम है, और यहाँ 7 से 14, तो अगर अधिक है, अधिक है, तो अधिक 3 वर्ड है, यहाँ पे भी क्षारी हो जाएगा। ठीक है, क्षारी। यहाँ पे अल्प 2.5 वर्ड है तो अम्ल हो जाएगा। मतलब अगर घटता है तो अम्लीय होता है, और अगर बढ़ता है तो क्षारी होता है। इस बात को ध्यान में रखें आप। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर द डिसीज एंड इट्स कैसिटिव बैक्टीरियम? कौन सा किससे संबंधित नहीं है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो अगर क्या विब्रियो कॉलेरिया से होता है? नहीं। और जो निमोनिया होता है क्या वो स्ट्रेप्टोकस निमोनिया से होता है? क्या ये सही है? या टिटनस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है? या कॉलरा किससे होता है? क्लिस्ट्रोडियम टिटानी से होता है? तो देखिए, जो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस जो दिया हुआ है, ये किससे होता है? ये माइकोबैक्टीरियम से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम से, ये माइकोबैक्टीरियम से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। जबकि निमोनिया के बारे में अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल इसी से होता है, स्ट्रेप्टोकस निमोनिया से ही होता है, तो इसके बारे में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। टिटनस जो होता है, जो टिटनस होता है वो किससे होता है, वो क्लस्ट्रोडियम टिटानी से होता है। किससे होता है, क्लस्ट्रोडियम टिटानी, ठीक है। और वहीं कॉलरा किससे होता है, तो कॉलरा किससे होता है, कॉलरा होता है वाइब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा, ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरा। याद रख लें आप, इसका सही उत्तर बी होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर बी होगा। गारो पहाड़ी किस राज्य में है। अब देखिए गारो पहाड़ी की बात अगर करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, गारो गैप, राजमहल गैप भी कहते हैं उसको। हमारा ये जो ठीक है, कुछ ऐसा ही है नक्शा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से अलग हो गया है। यहीं पे है, ये किसका भाग है, ये दक्कन के पठार का ही भाग है, ये दक्कन के पठार का ही भाग है, या इसको क्या कहते हैं, राजमहल दक्कन का पठार, ठीक है, राजमहल दक्कन का पठार। और इसी गैप को गारो गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, गारो गैप, गारो गैप। और इस पहाड़ी को गारो हिल्स कहते हैं। ये कहाँ है, मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है, मेघालय में है, ठीक है। गारो गैप, इसी से ये अलग हुआ है। क्या ये कौन सी प्रक्रिया थी पूरी, ये एक तरीके से जब हिमालय से टकराया था हमारा ये प्लेट, इंडियन प्लेट जब टकराया था तब ये प्रक्रिया पूरी हुई थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये मेघालय से संबंधित है, पहला वाला विकल्प हमारा सही है। असम के कुछ भाग में थोड़ा बहुत पाया जाता है लेकिन ये विकल्प सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैच द लिस्ट। गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, जायकवाड़ी परियोजना, गायकवाड़ी प्रोजेक्ट, बगलीहार प्रोजेक्ट और तुलबुल प्रोजेक्ट। अब इसको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। गांधी सागर परियोजना मतलब ये संबंधित है नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी से, ठीक है। पहला 3 हो गया। जायकवाड़ी किससे संबंधित है, गोदावरी से, 2 हो गया, 3-2। बगलीहार प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, बगलीहार चेनाब से संबंधित है। किससे संबंधित है, चेनाब से, 1 हो गया। और तुलबुल परियोजना झेलम से संबंधित है, 4 हो गया। 3214, 3214 हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। याद रख लें आप इसको। मैच द लिस्ट 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र है उसका कितना होगा, कर्नाटक का कितना होगा, बिहार का और तमिलनाडु का। तमिलनाडु का कितना है और महाराष्ट्र का 19 है, तमिलनाडु का 18 है, बिहार का 16 है और कर्नाटक का 12 है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 3-1-4, 3-4-1 एंड 2, 3-4-1 एंड 2 हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कितना है, अगर टोटल की बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो वो कितनी है, 31 है, 31 है सबसे ज्यादा। और लोकसभा की कितनी सीट है, जल्दी कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बैंक जो इसका फुल फॉर्म है वही यही है, तो यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष विकास बैंक है। क्या है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रख लें, एग्जैक्ट डेट याद रखें, 1982 या जुलाई 1982 नहीं, तो इसका दोनों विकल्प हमारा सही है। आगे चलते हैं, सुरंग, जेड सुरंग के बारे में कौन सा इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। इट इज अ 6.4 किलोमीटर, इट इज अ 6.4 किलोमीटर टनल लोकेटेड इन द गार्डलबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गैंडरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड
provides all weather connectivity to सोनमर्ग and along with श्रीनगर लेह हाईवे। तो बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। ये 6.4, कहीं कहीं इसको 6.5 भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 6.5 भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। The tunnel project was initially planned by BRO in 2012, बिल्कुल सही बात है, बट लेटर री टेंडर्ड बाई NHIDCL, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। फिर है इट प्लेज अ स्ट्रेटेजिक रोल बाय फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रूप मूवमेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर एरिया बीइंग अ की पार्ट ऑफ लार्जर जोजिला टनल प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। फिर है कि ये सभी सही हैं, तो बिल्कुल हाँ, ये सारे सही हैं। जेड टनल के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 6.4 किलोमीटर लंबा है, बीआरओ ने 22 में बनाया, 12 में चालू कर दिया था, बाद में इसको NHIDCL के द्वारा बनाया गया। और ये कहाँ से कहाँ, जोजिला टनल जो है उसी से जुड़ा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं लद्दाख के क्षेत्र में पहुँचा देता है। सैन्य सुरक्षा के इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें से कौन सा बायोगैस है? बायोगैस क्या ब्यूटेन है? नहीं। और मोनोऑक्साइड? नहीं। तो कौन कौन सा है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस का मतलब है जो बायो एक्टिविटीज करते समय जो प्रोड्यूस होता है, तो बिल्कुल यही दोनों होते हैं, 1 और 3। 1 और 3, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। अब 4 राज्य दिए हुए हैं, कब कब बने थे उन्हीं के बारे में बात करना है। सबसे पहले कौन सा बना था? नागालैंड जो था ये 1963 में बन गया था। पंजाब 1966 में बना था। सिक्किम 1975 में बन गया था, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। अब इसी को अरेंज कर दीजिए, ठीक है। एक पंजाब पहले नंबर पे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया, ठीक है। यही हमारा सही विकल्प है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, किसके लिए बनाया गया था? कहीं ना कहीं इसके पांच एक मुख्यालय हैं और 5 इसके कार्यालय हैं। कौन कौन से? पहला तो दिल्ली में है इसका मुख्यालय, फिर कोलकाता में है, पुणे में है, चेन्नई में है। तो ये इसके क्या है? ये इसके कार्यालय हैं, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ता है तब ये उसी हिसाब से आयोजन होती हैं इसकी बैठकें। 2010 में ही इसको क्या किया गया था? स्टेब्लिश्ड किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को। आगे चलते हैं। हु वेर द, अच्छा एक बात और, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। ये इसके क्या है? अभी चेयरमैन है, ठीक है, किसके? NGT के। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ता किसने की थी? क्रिप्स मिशन था किसके बारे में? पहले ये बताइए। क्रिप्स मिशन इसके बारे में था कि 1942 का विश्व युद्ध हो रहा था, जापान से लड़ाई करने में जहां उनकी समस्या उनको का सामना करना पड़ रहा था उन लोगों को, वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से उन्हें मतलब इससे लड़ने में हमारे भारतीय लोगों का सपोर्ट मिल सके। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन क्या लाया गया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो कि वहां के लेबर पार्टी के क्या थे? एक वरिष्ठ नेता थे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन लाया गया था 1942 में। अब पूछा गया है इसके आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल? बिल्कुल नहीं। श्री राजगोपालचारी एंड राजेंद्र प्रसाद? बिल्कुल नहीं। न ही सरदार पटेल और अब्दुल गफ्फार खान, वो जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे, ठीक है। याद रखें आप, इसका सी विकल्प सही हो जाता है। इस क्रिप्स मिशन में भी डोमिनियन स्टेट का मतलब संभावना पे विचार किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? तो संवेग की बात करें तो वेग गुणे द्रव्यमान,
ये तो होगा नहीं, उसमें वेग दिया है, वेग क्या है, सदिश राशि। कौन सा सदिश नहीं है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बताना है। कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय वेग को तो ऐसे ही दिखाया जाता है, ये भी नहीं होगा। विद्युत विभव प्रवणता, ये भी नहीं होगा, इसमें भी दिशा की मान चीज होती हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व का मतलब अब मैं आपको बताऊं क्या होता है। जैसे ये इसकी क्या है, ये इंडक्टर है, तो इस वाले गैप के बीच में कितना इंडक्टेंस है, इसी की गणना को ही अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, जो कि किसी भी तरीके से दिशा नहीं बता सकता है, इसलिए इसका जो सदिश राशि नहीं है वो अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ध्वनि का तारत्व मुख्य रूप से किससे निर्धारित होता है, तो ध्वनि का तारत्व तीव्रता से, आवृत्ति से, गुणता से, आयाम से, मतलब इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी और एम्पलीट्यूड। तो वो निर्धारित होता है आवृत्ति से। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी तीखी होगी। तीखी, तीखी का मतलब होगा जैसे सीटी जैसी, कैसी, सीटी की तरह। कहते हैं ना कि उसकी आवाज चुभ रही है कानों में। मतलब अक्सर जो, मतलब आप देखेंगे पुरुष और महिलाओं में यही अंतर होता है। पुरुष का यहाँ पे ये जो एप्पल कॉर्ड है, आप देखेंगे ये निकला हुआ होता है, तो पुरुष की आवाज क्या होती है, थोड़ी सी ढोल जैसी आती है, फटी हुई आती है। तो वो क्या है, वहाँ पे आवृत्ति कम है, जबकि महिलाओं की आवाज थोड़ी सी तीक्ष्ण आती है, जो कि आवृत्ति उसकी ज्यादा होती है, यही कारण है। तो वो निर्भर करता है आवृत्ति पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या पुरुष और महिलाओं के इस गले में क्या कोई परिवर्तन होता है, तो दोनों की बनावट में परिवर्तन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू साइन नोटिस फॉर इनिशिएटिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि महाभियोग की प्रक्रिया पे कितने लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस सदन के कुल सदस्य के, एक चौथाई मतलब वन फोर्थ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। टोटल उस सदन के कुल सदस्यों का एक चौथाई, और थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द, नहीं थ्री फोर्थ नहीं होगा, टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर नहीं होगा, वन फोर्थ ऑफ द टोटल मेंबर, ये दोनों एक ही हो गया है। ये यहाँ पे वन थर्ड लिखना चाहते थे, ठीक है, ये वन सेकेंड लिखना चाहते थे, इसको सेकेंड कर लीजिए, तो ये भी नहीं है, ये फोर्थ नहीं होगा, सेकेंड कर लीजिए इसको, मतलब उस सदन के कुल 1/2, ठीक है, 1/2। तो ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वन फोर्थ, मतलब 1/4। मैंने आपको अभी रूल बताया था, क्या रूल बताया था, वन फोर्थ, टू थर्ड एंड टू थर्ड। मतलब पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/4 लोगों द्वारा पास किया जाना चाहिए, फिर 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, और फिर दूसरे सदन में भी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और इन पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक लास्ट में निर्धारित ना हो जाए कि हाँ अब हटाया जाना है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज इज द मेंबरशिप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टर्मिनेटेड। यदि वह बिना अनुमति के सदन की बैठक में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, इफ ही इज absent फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर 60 days विदाउट परमिशंस, बिल्कुल सही बात है। इफ ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, अगर उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया है, बिल्कुल। इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, बिल्कुल। उसका चुनाव अगर अमान्य घोषित कर दिया गया अदालत द्वारा, तो ये तीनों चीजें क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ स्थित है, तो वो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट खंडवा में है। कहाँ पे है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट खंडवा में है, ठीक है, ये सबसे बड़ी है अभी तक की, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कितना कितना इसका, पहले स्टार्टिंग में 200 मेगावाट था, 200 मेगावाट था, फिर बाद में इसको 600 मेगावाट कर दिया गया, ठीक है, 600 मेगावाट कर दिया गया, याद रखें। बाकी की ये सारे नहीं हैं। आगे चलते हैं। द प्रोविजन फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज लेट डाउन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाती है तो वो किस में होता है, 243 के में,
किस में होता है? 243 के में, सी विकल्प सही है हमारा। और राज्य निर्वाचन आयोग किसका इलेक्शन करवाता है? तो पंचायत का। पंचायत का। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य विधानसभाओं का इलेक्शन भी कराता है क्या, तो नहीं, नहीं कराता है विधान, ठीक है। वो विधानसभाओं का कौन कराता है? वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसे। क्या करता है? पंचायत के इलेक्शन करवाता है, सूची, वो मतदाता लिस्ट तैयार करता है, इत्यादि करता है, ठीक है। The National Commission for Backward Classes was granted constitution status through which of the following amendment? तो कौन सा है? देखिए, 101वां तो नहीं होगा, 130वां भी नहीं होगा, 104वां भी नहीं होगा, 102वां मतलब 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही होगा, जिसमें 338 बी में को शामिल किया गया और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक स्थान दिया गया है संविधान में, ठीक है। याद रख लें इसे। Which of the following village is known as India's first border solar village? India's first border solar village कौन सा है? सीमावर्ती सौर गांव। पहला, मसाली बांसकठा जिला गुजरात, धनई नालंदा जिला बिहार, पाली सांबा जिला जम्मू कश्मीर और मोढेरा महसाना जिला गुजरात। तो वो है मसाली बांसकठा जिला गुजरात, ठीक है। पाकिस्तान से 40 किलोमीटर की ही दूरी पे है ये, ठीक है, गुजरात में। आगे चलते हैं। Who promoted the concept of human-centered development and proposed the Human Development Index as a tool beyond GDP to measure progress? मानव केंद्रित विकास के विचार को बढ़ावा और प्रगति को जीडीपी से परे मापने हेतु एसडीआई का प्रस्ताव किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, गुन्नार मिर्डल ने और डडली सियर ने। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों लोग नहीं हैं, महबूब उल हक हैं, जो कि कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने एचडीआई की संकल्पना पे अच्छा खासा काम किया था और इन्होंने बताया था कि विकास के पैमानों में इसको भी जोड़ा जाना, सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। महबूब उल हक। अब देखिए, यहीं अमर्त्य सेन के बारे में अगर बात की ली जाए तो 1998 में इन्हें कल्याणकारी अर्थव्यवस्था हेतु अर्थव्यवस्था के लिए क्या दिया गया था? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ध्यान में रख लें ये, ठीक है, ध्यान में रख लें इसे, अमर्त्य सेन जी को। ये एक क्या है? भारतीय। महबूब उल हक जी ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन ये फिर चले गए पाकिस्तान। अमर्त्य सेन के बारे में अगर बात की जाए तो अमर्त्य सेन ये भारतीय हैं और इन्हें 1998 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया। अकॉर्डिंग टू द 2025 ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 report, 2025 brand finance global 500 report, which brand is ranked as the world most valuable brand? तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड 2020 की कौन सी है? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के हिसाब से वो है एप्पल। एप्पल है, ठीक है। और व्यक्ति की बात अगर की जाए तो आप बताइएगा व्यक्ति कौन है? व्यक्ति कौन है ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। व्यक्ति कौन है कमेंट करके बताइए। और साथ ही ये बताइए कि भारत की कौन सी कंपनी है? 60th नंबर पे है टाटा। कौन सी है? टाटा 60th नंबर पे, याद रख लें। और भारत की पहली है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा नहीं है? आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, मतलब मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, बिल्कुल सही बात है। नागार्जुन महायान बौद्ध दार्शनिक भी थे और साथ में क्या थे? रसायनविद। क्या थे? रसायनविद भी थे, ठीक है। धातु कर्मविद भी थे, धातु कर्मविद भी थे। आज आप जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नागार्जुन के शोध की वजह से ही है। दिंगनाग अगर बात की जाए, बौद्ध न्याय तर्क शाखा के प्रवर्तक थे, बिल्कुल सही बात है। शीलभद्र नालंदा के प्रसिद्ध गणितज्ञ, तो ये नालंदा के प्रसिद्ध गणितज्ञ नहीं थे, ये बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक। और धर्मपाल क्या थे? धर्मपाल, धर्मपाल वहां के कुलपति थे। कहाँ के? नालंदा के, याद रख लें आप, कुलपति थे, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्रीक एम्बेसडर वेयर सेंट टू द मौर्यन कोर्ट। तो राजदूत कौन से थे यूनानी राजदूत जो मौर्य दरबार में आए थे? मेगास्थनीज और डाइकेमस, डाइकेमस और डायनियस, मेगास्थनीज और सेल्यूकस, और टालमी और डायनियस। तो देखिए वो कौन थे? मेगास्थनीज और डाइमेकस। मेगास्थनीज कब आए थे? चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में। और डाइमेकस कब आए थे? बिंदुसार के समय में। कब आए थे? बिंदुसार के समय में, याद रख लें। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। क्रिस्पर का पूर्ण रूप क्या है? क्रिस्पर कैस 9। क्रिस्पर कैस 9 एक आणविक कैंची है। हमारे अंदर जो जीनों का बदलाव करना है वो उस आणविक कैंची से काटने के बाद ही किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, पहला ये है। दूसरा है सेंट्रल रिपीटेटिव सीक्वेंस फॉर प्रोटीन रेगुलेशन, दूसरा ये है। तीसरा है कंट्रोल्ड आरएनए इंड्यूस्ड सीक्वेंस प्रोसेसिंग रिएक्शन, तीसरा ये है। और चौथा है साइटोप्लाज्मिक रिपेयर सिस्टम फॉर प्रोटीन रिकंस्ट्रक्शन। तो ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। उसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है, जो कि क्या करता है? आणविक कैंची का काम करता है। किसका काम करता है? आणविक कैंची का काम करता है। कुछ ऐसी होती है आणविक कैंची, ठीक है। आणविक कैंची जैसे आपका डीएनए है, मतलब आपका, मेरे कहने का मतलब आपका नहीं है, जिसका भी है, किसी भी जीव का, जंतु का। तो जैसे मान लीजिए आपको ये वाला इसकी जो ये रिपीट है इसको काट के निकालनी है और यहाँ दूसरा डालना है, क्योंकि इसी की वजह से इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। तो आणविक कैंची की मदद से इसको काट के निकाला जाता है और दूसरा लगाया जाता है किसी ऐसे जीव का जहाँ पे वो चीज़ें हो, जैसे बीटी बैगन बना, ठीक है, बीटी बैगन बना, या बीटी आपने कॉटन बना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये आणविक बदलाव, मतलब ये क्या है? ये जेनेटिक बदलाव ही है, ठीक है, म्यूटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सही विकल्प हमारा ए है। Which of the following statement regarding the Kalinga War is not correct? The Kalinga War took place in 8th-9th years of Asoka, again around 260। तो 8वें-9वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। King अनंत पद्मनाभ was the ruler of Kalinga who fought bravely against the Mauryan, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज मेंशन द कलिंग वॉर इन हिज फेमस इंडिका। पहली बात, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम में आए थे, अशोक के टाइम में नहीं आए थे। द 30th मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका रिकॉर्ड मैसिव कैजुअलिटीज एंड डिपोर्टेशन कॉज्ड बाय द वॉर। तो बिल्कुल सही बात है, डी, बी और ए सही है, सी वाला विकल्प हमारा गलत है, ध्यान रख लें। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किस आईआईटी ने विकसित किया? तो ये है 450 मीटर लंबा, लगभग 450 मीटर लंबा है, जहां पे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की टेस्टिंग की जा रही है। और कर कौन रहा है? ये किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा, ध्यान रखें, ठीक है। हमारा सी वाला विकल्प सही है। Who were the main patrons of the Gandhar School of Art, particularly during the reign of Kanishka? ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके शासन काल में कौन था इसका संरक्षण करता। शक और कुषाण, गुप्ता एंड वकाटक, मौर्य और संग, और सातवाहन और चोल। देखिए केवल यहाँ पूछ लेता गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे, तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो कौन थे? शक और कुषाण। इसमें कनिष्का के शासनकाल ये सब लगा के तो ये क्वेश्चन को आसान बना दिया गया। तो ये क्या है? शक और कुषाणों के द्वारा ही किया गया था संरक्षण, ठीक है। द शक इरा विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड विच रूलर? तो 78, ठीक है, 78 साल आगे की बात यहाँ पे की जाएगी। किसके द्वारा किया गया था शक संवत की शुरुआत? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था, ठीक है।
कनिष्क के द्वारा। विक्रमादित्य के द्वारा तो विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, तो वो कनिष्क थे, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में न सुश्रुत थे, न वाग्भट, न नागार्जुन, चरक थे, चरक। ठीक है, चरक थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और इनकी ग्रंथ आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, चरक संहिता, चरक। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडियाज मिशन स्कॉट लॉन्च? इस स्पेस कैमरा ऑब्जर्वेशन एंड ट्रैकिंग। स्पेस कैमरा ऑब्जर्वेशन एंड ट्रैकिंग किससे संबंधित है? टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एरिया? नहीं। टू ट्रैक एंड मॉनिटर स्पेस ऑब्जेक्ट एंड डेब्रीज? बिल्कुल सही बात है। इन लो अर्थ ऑर्बिट, लियो में क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं कैमरे की मदद से, इस पे जो लगा है स्कॉट मिशन के द्वारा। टू मैप अर्थ सरफेस फॉर एग्रीकल्चर प्लानिंग? बिल्कुल नहीं। टू मॉनिटर वेदर पैटर्न ग्लोबली? बिल्कुल नहीं। हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, स्कॉट मिशन के द्वारा। ठीक है। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024? तो जब साल पूरा हो जाता है तब ये मैगजीन एक आदमी को चुनती है जो कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर होता है। तो 2024 का कौन सा आदमी था? जो बिडेन, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क? तो मैं आपको बता दूं वो डोनाल्ड ट्रंप थे। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबके नाक में दम कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अमंग द न्यूएस्ट ब्रिक्स मेंबर एडमिटेड इन 2024 एंड 25? कुल मिला के ब्रिक्स के कुल कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में कुल 11 सदस्य हैं। पहले तो ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, प्लस बाकी के 6 मेंबर कौन कौन से हैं? यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इथोपिया है, इथोपिया है और इजिप्ट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 11 मेंबर हो गए। तो यहाँ पे इंडोनेशिया, मिस्र और सऊदी अरेबिया ये नहीं। अर्जेंटीना ने पहले स्वीकार किया था, फिर बाद में पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो अभी वर्तमान में कुल 11 सदस्य हैं ब्रिक्स के, और अर्जेंटीना उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। द फर्स्ट लाइफ साइज स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा वेयर स्कल्पचर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी? तो जीवन की आकार की खड़ी मूर्तियां कब बनाना शुरू किया गया? तो कुषाण के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कुषाण के शासनकाल में ये किया गया है। क्योंकि वो क्या थे? वो गांधार कला के क्या थे? संरक्षक भी थे। उन्होंने बुद्ध संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। गांधार कला का मतलब ये है बुद्ध कला। ठीक है, तो वो क्या थी? वो कुषाण के शासनकाल में ही थी। आगे चलते हैं। अब यहां बताना है अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर विंड एनर्जी कैपेसिटी? निम्न देशों को उनकी पवन ऊर्जा क्षमता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अगर इसकी बात की जाए, पहले भारत का जान लेते हैं कितना है। भारत का है 51.3 गीगावाट। ठीक है, गीगावाट। जबकि चाइना का पूरे विश्व का 40% है। तो सबसे नंबर पहले पे कौन सा है? चाइना। फिर कौन सा है? उसके बाद है संयुक्त अरब कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। फिर कौन सा है? फिर है हमारा जर्मनी, और फिर है इंडिया। इंडिया है चौथे नंबर पे। ठीक है, इंडिया है चौथे नंबर पे। और अभी हाल के वर्षों में लगभग 4.3 गीगावाट अभी जोड़ा गया है। ठीक है, इससे पहले और भी कम था, 48-49 के पास था। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ए वाला विकल्प सही हो जाता है। आशा करता हूँ जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी रही होंगी, और आपके उस 1 लाख फैक्ट की श्रृंखला के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और जहाँ तक फैक्ट को याद करने की बात है, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी का अगर किसी भी प्रकार का कोई सुधार होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।